नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इमरान मनी और मजा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि म्यूचुअल फंड की जो आपकी इनकम होती है उस पर आपको कितना इनकम टैक्स देना पड़ता है, उस पर इनकम टैक्स की देनदारी क्या होती है, कैसे होती है, ये सारी बातें इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे। तो ये वीडियो आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स ये वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, म्यूचुअल फंड की में आपको इनकम टैक्स तभी देना पड़ता है जब आपको म्यूचुअल फंड में कुछ प्रॉफिट हुआ होगा तो, ठीक है। अगर आपको म्यूचुअल फंड में लॉस हुआ है तो आपको इनकम टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, पहली बात ये। दूसरी बात, म्यूचुअल फंड की इनकम पे आपको इनकम टैक्स तभी देना पड़ता है जब आप उसको रिडीम करो। अगर आप उसको रिडीम नहीं कर रहे हो तो आपको तब तक इनकम टैक्स नहीं देना है, जब आप उसको रिडीम करोगे तभी आपको इनकम टैक्स देना है, ठीक है। मान लो आपने 10 साल पहले कुछ म्यूचुअल फंड में पैसा डाला होगा 1 लाख रुपए, आज की तारीख में उसका वैल्यूएशन 4 लाख रुपए हो गया, ठीक है। 4 लाख रुपए हो गया, बट आपने अभी तक उसे रिडीम नहीं किया तो इनकम टैक्स देने की आपको ज़रूरत नहीं है। जब आप उसको रिडीम करोगे, मतलब म्यूचुअल फंड से पैसा बाहर निकालोगे, प्रॉफिट बुक करोगे, उस साल आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा, तब तक आपको इनकम टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। अब म्यूचुअल फंड में दोस्तों जो इनकम होती है वो दो तरीके की इनकम होती है। पहली तो इनकम होती है कि कैपिटल एप्रिसिएशन, जो हम म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रहे हैं वो हमारा बढ़ता है, वो हमारा कैपिटल एप्रिसिएशन के रूप में हमारी इनकम होती है। दूसरी इनकम जो होती है डिविडेंड, म्यूचुअल फंड पे हमें डिविडेंड भी मिलता है। तो दोस्तों जो डिविडेंड होता है उस वाली इनकम पे हमें इनकम टैक्स देने की ज़रूरत नहीं होती है। डिविडेंड जो मिलता है उस वाली इनकम पे हमारी जो कंपनी होती है, म्यूचुअल फंड कंपनी, वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स सरकार को दे देती है, ठीक है। हमारे हाथ में डिविडेंड हमको फ्री में मिलता है, उस पर हमें कोई भी इनकम टैक्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट जो कैपिटल एप्रिसिएशन के रूप में हमारी जो इनकम हो रही है उस पर हमें टैक्स देना पड़ता है। कितना देना पड़ता है? तो ये दोस्तों ऐसा है कि आपने किस टाइप का म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश किया है, ठीक है। मान लो अगर इक्विटी ओरिएंटेड आपकी स्कीम है, ठीक है। इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम में क्या होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स है 15% और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है 10%, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का ऐसा है कि अगर 1 साल के अंदर में आप अगर पैसा बाहर निकाल रहे हो म्यूचुअल फंड से और अगर आपको प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, तो उस पर आपको 15% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। और अगर आप 1 साल के बाद में म्यूचुअल फंड से पैसा बाहर निकाल रहे हो और उसमें अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो 1 लाख रुपए का जो प्रॉफिट है, 1 लाख रुपए तक आपको कोई भी इनकम टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। 1 लाख रुपए के ऊपर आपका जो भी प्रॉफिट हुआ होगा उस पर आपको 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से है दोस्तों। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 1 साल के अंदर में अगर आप म्यूचुअल फंड से पैसा निकाल रहे हो बाहर और प्रॉफिट कमा रहे हो तो आपको 15% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। 1 साल के बाद में अगर आप पैसा बाहर निकाल रहे हो और उसमें अगर आप मुनाफा कमा रहे हो और वो मुनाफे की रकम 1 लाख रुपए से ज़्यादा है, 1 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। 1 लाख रुपए से ज़्यादा अगर है मुनाफे की रकम तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। मान लो 1.5 लाख रुपए है मुनाफे की रकम, तो 1 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है। 50,000 रुपये के अमाउंट पे आपको टैक्स देना पड़ेगा, कितना? 10%। कब? ये जब आप 1 साल के बाद में म्यूचुअल फंड से पैसा बाहर निकाल रहे हो तब। और ये जो हमने एग्जांपल समझा ये इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम के लिए एग्जांपल है। अब जो दूसरी नॉन इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम होती है उसमें जो पीरियड है वो अलग होता है। इसमें 1 साल का पीरियड है, 1 साल के अंदर हमने इसमें शॉर्ट टर्म माना और 1 साल के बाद में हमें इसमें लॉन्ग टर्म माना। बट नॉन इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम होती है उसमें शॉर्ट टर्म का मतलब होता है 3 साल। 3 साल के अंदर जो है उसको हम शॉर्ट टर्म बोलेंगे और 3 साल के बाद में जो है उसको हम लॉन्ग टर्म बोलेंगे। अब दोस्तों एक एग्जांपल के थ्रू हम समझ लेते हैं कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को। हम बात कर रहे हैं इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम। पहले इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम का समझेंगे, ठीक है। मान लो अगर आपने 1 लाख रुपए निवेश किया जनवरी 2020 में, ठीक है, और अगस्त 2020 में वो आपके 1 लाख के 1.5 लाख रुपए बन गए, मतलब 50,000 रुपये का आपका मुनाफा हो गया और आपने पैसा रिडीम कर लिया, पैसा बाहर निकाल लिया। तो ये 50,000 रुपये के अमाउंट पे आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा जो कि होता है 15%। और मतलब 50,000 रुपये पे 15% अगर कैलकुलेट करें तो 7,500 रुपये आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अब देखिए दोस्तों, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। मान लो अगर आपने 2015 में 1 लाख रुपए निवेश किया था म्यूचुअल फंड में, ठीक है, और आज 2020 में आप उस पैसे को विड्रॉल कर रहे हो और आपके वो 1 लाख रुपए जो निवेश किए थे 2015 में, वो आज 2020 में 3 लाख रुपए बन गए एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। मतलब 2 लाख रुपए का आपका मुनाफा हो गया है, ठीक है। अब ये जो 2 लाख रुपए का मुनाफा है, अब यहाँ पे आपको टैक्स की जो देनदारी आ रही है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की देनदारी आ रही है, क्योंकि आप 1 साल के बाद में पैसे को विड्रॉल किए हो आपने। तो 2 लाख रुपए का आपका जो मुनाफा हुआ है, पूरे 2 लाख रुपए पे आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1 लाख रुपए तक
कुछ भी टैक्स देना नहीं पड़ता है। तो वो 2 लाख रुपए में से 1 लाख रुपए माइनस हो जाएंगे और बचे हुए 1 लाख रुपए पे आपको टैक्स देना पड़ेगा, जो कि है 10%। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है 10%। तो उस हिसाब से 1 लाख रुपए पे आपको 10,000 रुपये टैक्स देना पड़ेगा। तो दोस्तों इस तरीके से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है और इस तरीके से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। और दोस्तों दूसरी जो नॉन इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम होती है उसमें टैक्स की देनदारी अलग है, उसमें परसेंटेज अलग है। उसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो है वो जो है आपके इनकम टैक्स स्लैब रेट के हिसाब से आपको देना पड़ता है। मतलब शॉर्ट टर्म में अगर आप वहाँ पे जो भी मतलब शॉर्ट टर्म का मतलब वहाँ पे पीरियड है 3 साल का, ठीक है। 3 साल के अंदर में आपको जो भी प्रॉफिट हो रहा है नॉन इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम में, वो जो प्रॉफिट है वो आपकी इनकम में ऐड हो जाता है और आपकी जो इनकम स्लैब रेट है उसके हिसाब से आपको इनकम टैक्स देना पड़ता है। और 3 साल के बाद में अगर आप कुछ भी वहाँ पे प्रॉफिट कर रहे हो, ठीक है, और उसमें कुछ भी अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो वहाँ पे जो टैक्स की देनदारी है वो 20% है आफ्टर इंडेक्सेशन, ठीक है। इसको भी हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। आपने मान लो कोई डेट फंड में पैसा निवेश किया, ठीक है, जनवरी 2020 में डेट फंड में पैसा निवेश किया 1 लाख रुपये, ठीक है। और मान लो अगस्त में, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ कि 1 के 1.5 लाख बन गए, हालांकि इतने बनेंगे नहीं, बट एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ जनवरी 2020 में 1 लाख रुपए निवेश किया, डेट फंड में आपने पैसा डाला है, ठीक है। और अगस्त 2020 में आपके 1.5 लाख रुपए बन गए, मतलब 50,000 रुपये का आपका मुनाफा हुआ। अभी जो 50,000 रुपये है वो आपके इनकम में जाके ऐड हो जाएंगे, ठीक है, इनकम में जाके ऐड हो जाएंगे। और आपको जिस भी इनकम टैक्स के स्लैब रेट में आते हो उसके हिसाब से आपको वहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप 20% की कैटेगरी में आते हो तो आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा। मतलब 50,000 रुपये 20% अगर कैलकुलेट करें तो 10,000 रुपये होता है, तो 10,000 रुपये आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो मतलब शॉर्ट टर्म में जो भी आप मुनाफा कमाओगे डेट फंड में, ठीक है, वो आपकी इनकम में जाके ऐड हो जाता है, ठीक है। और लॉन्ग टर्म मतलब 3 साल के बाद में जो भी आप मुनाफा कमाओगे उसमें 20% टैक्स लगता है आफ्टर इंडेक्सेशन, ठीक है। अब इसका भी एक एग्जांपल समझ लेते हैं। मान लो आपने डेट फंड में कोई पैसा डाला, मान लो 2015 में आपने डेट फंड में 1 लाख रुपए डाले, ठीक है, और अभी 2018 में या 2019 में, ठीक है, वो 1 लाख के 3 लाख रुपए बन गए, ठीक है। मतलब 2 लाख रुपए का आपका मुनाफा हो गया, ठीक है। 3 साल का पीरियड यहाँ पे कंप्लीट हो गया। मतलब अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की देनदारी आप पे आती है। तो जब मान लो 2015 में 1 लाख डाले थे और 2019 में अभी वो 3 लाख बन गए, तो 2 लाख रुपए का जो मुनाफा हुआ, ये जो 2 लाख रुपए हैं इस पे आपको 20% टैक्स देना होता है आफ्टर इंडेक्सेशन, ठीक है। इसको समझना बहुत जरूरी है। मैं इंडेक्सेशन आपको आगे बताता हूँ कि किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है इंडेक्सेशन को। और दोस्तों ये हमने जो एग्जांपल देखे ये लमसम निवेश का देखे। जब आप लमसम एक मुश्त पैसा म्यूचुअल फंड में डाल रहे हो, चाहे डेट फंड में आपने डाले होंगे या फिर इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम में डाले होंगे, ठीक है। बट जब आप एसआईपी करते हो तो उसमें टैक्स का ऐसा है दोस्तों कि हर एक एसआईपी जो है आपकी उसको सेपरेट इन्वेस्टमेंट माना जाता है, ठीक है। हर एक एसआईपी को सेपरेट इन्वेस्टमेंट माना जाता है और टैक्स की देनदारी भी उसी हिसाब से आएंगी। उसी हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि हर एक एसआईपी को 1 साल कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ, इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम में अगर है तो, और अगर डेट ओरिएंटेड स्कीम में है तो हर एक एसआईपी को 3 साल कंप्लीट हुए हैं या नहीं हुए, ये देखना पड़ेगा आपको। अब दोस्तों समझ लेते हैं कि इंडेक्सेशन को। इंडेक्सेशन क्या है? इंडेक्सेशन मतलब एक एडजस्टमेंट फॉर इन्फ्लेशन है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हर साल एक CII नंबर जारी करता है, ठीक है, उसके हिसाब से ये इंडेक्सेशन निकाला जाता है। तो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लो आपने 2014 में 1 लाख रुपए डाले और 2018 में वो आज 3 लाख रुपए बन गए, मतलब 2 लाख रुपए का मुनाफा हुआ। तो इसमें किस तरीके से टैक्स की आपकी देनदारी आएंगी आफ्टर इंडेक्सेशन, ठीक है। और ये डेट फंड की हम बात कर रहे हैं क्योंकि इंडेक्सेशन जो है उसका रोल डेट फंड में ही आता है और उसका रोल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की देनदारी आती है तभी आता है, ठीक है। तो इंडेक्सेशन सिर्फ डेट फंड के साथ में जुड़ा हुआ है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के साथ में जुड़ा हुआ है, ये आपको ध्यान में रखना जरूरी है। तो देखिए दोस्तों 2014 में जो CII नंबर जारी किया था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वो था 220। मान लो 2014 में आपने 1 लाख रुपए निवेश किए डेट फंड में और 2018 में वो 3 लाख रुपए बन गए, मतलब 2 लाख का आपका मुनाफा है। तो 2014 का जो CII नंबर था वो 220 था और 2018 का जो CII नंबर है वो 272 है, ठीक है। तो अभी इसका कैलकुलेशन किस तरीके से होता है दोस्तों वो देखिए। 1 लाख रुपए जो आपने निवेश किया था 2014 में, उस 1 लाख रुपए को मल्टीप्लाई किया जाएगा 272 से, मतलब जो अभी करंट ईयर का जो CII नंबर है उससे, ठीक है। और उसको डिवाइड किया जाएगा 220 से, 220 से, मतलब जो 2014 का CII नंबर है उससे, मतलब जब आपने निवेश किया था तब। तो इस तरीके से मतलब 1 लाख रुपए आपने निवेश किया तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 272, मतलब करंट ईयर का CII नंबर डिवाइडेड बाय उस ईयर का CII नंबर जब आपने पैसा निवेश किया था। जब आप ऐसा करोगे तो उससे क्या हो जाएगा कि ये इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है 1,23,636। अब ये वैल्यू आई, इस वैल्यू को बाइंग वैल्यू माना जाएगा, ठीक है। पहले बाइंग वैल्यू आपकी क्या थी? 1 लाख रुपए।
3 लाख मतलब 1 लाख रुपए निवेश किया था आपने, 3 लाख बन गए, तो 3 लाख माइनस अगर हम 1 लाख करें तो 2 लाख रुपए का मुनाफा आपका निकल आता था। तो 2 लाख रुपए के मुनाफे पे 20% टैक्स के हिसाब से आपको पैसे देना था। तो अभी देखिए दोस्तों, आपकी बाइंग वैल्यू बढ़ गई यहाँ पे, मतलब इस तरीके से हमने मल्टीप्लाई किया तो आपकी बाइंग वैल्यू 1,23,636 रुपये हो गई। अब 3 लाख रुपए में से हम अगर 1,23,636 रुपये अगर माइनस करेंगे तो 1,76,363 रुपीज़ होती है। तो आपका मुनाफा जो है दोस्तों वो यहाँ पे अभी कम हो गया, एक्चुअल में कम नहीं हुआ बट कैलकुलेशन के हिसाब से कम हो गया। मतलब अब ऐसा माना जा रहा है कि आपने 3 लाख रुपए कमाए बट आपकी जो कॉस्टिंग है, आपकी जो बाइंग वैल्यू है वो 1,23,636 रुपये है। तो उस हिसाब से आपका मुनाफा 1,76,363 रुपये आज की तारीख में। तो अब ये 1,76,363 रुपये पे आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा। तो कहने का मतलब अगर हमने इंडेक्सेशन से कैलकुलेट किया तो हमारे जेब से टैक्स कम जा रहा है। पहले जब हमने कैलकुलेट किया था तो 2 लाख रुपए पे 20% हमें देना था, अभी हमें सिर्फ 1,76,363 पे 20% देना है। तो इस तरीके से इंडेक्सेशन का कैलकुलेशन होता है और उस हिसाब से टैक्स की देनदारी आती है डेट फंड में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने समझने की कोशिश की है कि म्यूचुअल फंड में हमारी टैक्स की देनदारी किस तरीके से आती है। हमने सभी चीज़ें देखी, हमने इक्विटी फंड में किस तरीके की टैक्स की देनदारी है, डेट फंड में किस तरीके से टैक्स की देनदारी है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, सारी बातें इस वीडियो में हमने समझने की कोशिश की है। और मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा और बहुत कुछ समझ में नहीं भी आया होगा। तो अगर नहीं समझ में आया तो वापस से ये वीडियो देखिए, थोड़ा सा आराम से इस वीडियो को देखिए और थोड़ा कैलकुलेट करके सारी चीज़ें देखिए, तो आपको बहुत ईजीली सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिए। बाय।